जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रदीप भंडारी का वीडियो अगेंस्ट सुप्रिया श्रीनित। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। तो फिर आराम करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फडणवीस जी ने आज कह दिया है कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा, हम बनेंगे। वहां शिंदे जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। इनके यहाँ हर जगह जो भीतरघात महाराष्ट्र से यूपी तक दिख रही है, उसका नतीजा अभी आप देखिएगा। मालूम अभी सुप्रिया जी ने क्या बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक और फेक न्यूज इन्होंने फैलाई। देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने बोला हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हैं, सिटिंग राइट हियर, जहां पे एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। तो इनका काम ही है सुबह से शाम तक सोशल मीडिया, टेलीविजन पे फेक न्यूज फैलाना। एक और बार मैंने इनको फैक्ट चेक कर दिया। मानक जी, मैं पहले ही बता रहा था कि इन्होंने हमारे नेता के बारे में झूठ बोला। देवेंद्र फडणवीस जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन रहेगा, उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर सिटिंग राइट हियर, क्योंकि बाजू में एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे 100वीं बार झूठ बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। पॉइंट नंबर 1। बहुत बड़ा फैसला किया और 240 पर लाकर इनको बैसाखियों के सहारे खड़ा किया। उत्तर प्रदेश की 43 इंडिया गठबंधन की सीट और इनकी जो 29 सीट ये हारे, उसने तय किया कि ये घटक दल की, ये गठबंधन की सरकार चलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मेरा अभिवादन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन ये सारे उपचुनाव स्वीप करने जा रहा है। योगी जी की और जो भीतरघात बीजेपी में चल रहा है, मुझे लगता है वो मैं खैर देखिए, आपको सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे और लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 90% सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के अंदर जब प्रियंका वाड्रा ने कैंपेन किया था, डिपॉजिट जब्त हुए थे। समाजवादी पार्टी की बैसाखी के नाम पे सिंगल डिजिट वोट शेयर इनको मिला है। अगर इनमें सच में इतना उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस है तो अकेले लड़के देख लें, पता चल जाएगा जो हुआ था। पॉइंट लाइन मेरे मन में आती है उत्तर प्रदेश को सुनकर, और वो लाइन है हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। प्रभु राम को भूलना नहीं चाहिए। अयोध्या क्या हारे बीजेपी वाले, श्री राम को ही बिसार दिया। एक व्यक्ति आपको इनका जय श्री राम कहता हुआ, जय सिया राम कहता हुआ नहीं दिखता। प्रभु राम से ही इनकी दुश्मनी हो गई। जिस राम के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जिस राम के नाम पर जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को बिसार दिया। तो हिम्मत ना हारिए। आपको यूपी हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आप भगवान को भी मत बिसारिए। पहले प्रदीप इसी का जवाब दीजिए। आपने भगवान श्री राम को छोड़ दिया, लेकिन हिम्मत ना कह दीजिए जय श्री राम का नारा लगा के एक बार जरूर कहना चाहता हूं। जय श्री राम का नारा लगा के आज दिखा दीजिए लाइव टीवी पर सुप्रिया को कि आपने छोड़ा नहीं है। मानक जी, हम सुबह भी जय श्री राम बोलते हैं, दोपहर को भी जय श्री राम बोलते हैं, रात को भी जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए हमारी अस्तित्व है। ये लोग तो अभी तक प्रभु श्री राम का मंदिर तक नहीं जा पाए, जो कह रहे थे डेट लेके जाएंगे। अच्छी बात है कि साजन जी कम से कम प्रभु श्री राम का नाम तो लिया। अब वो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले को कम से कम अपनी पार्टी से तो हटा दीजिए, जो अयोध्या के अंदर ही हुआ था। खैर, पता है मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं हुआ? मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोरखनाथ जी ने एक याचिका डाली हुई है। उनकी याचिका क्या है? उनकी याचिका यह है, सबसे पहले तो देखिए, जब अवधेश प्रसाद जी ने रिजाइन कर दिया तो वो इनफ्रैक्चुअस हो जाता है। लेकिन चलिए, अगर उस याचिका की भी सुनी जाए तो उस याचिका में यह लिखा है कि जो नोटरी, जिस नोटरी ने अवधेश प्रसाद जी के पेपर नोटराइज किए थे 22 में, उसका तब लाइसेंस नहीं था। अवधेश प्रसाद जी के पेपर में कोई कमी नहीं है, उनकी चुनाव प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। नोटराइज करने वाले का लाइसेंस उस समय नहीं था। यह कोई ग्राउंड है चुनाव न कराने का? अरे आपको पता है, हमें पता है, अयोध्या में आपकी फिर करारी हार होगी, आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आपको यह सहना पड़ेगा। मानक जी, याचिका कब दाखिल हुई थी? 2022 के नतीजों के बाद। करेक्ट। तो 2024 के पहले याचिका दाखिल हुई थी। तो 2022 में कौन जीता था इलेक्शंस? हम जीते थे। हाँ। तो अगर ये याचिका तब दाखिल हुई जब हम चुनाव स्वीप करके दूसरी बार सरकार में आए, तो आप इसको कैसे अयोध्या से लिंक कर सकते हैं? तो अब तो वापस ले लेनी चाहिए थी। आपने पढ़ा नहीं आज के? हाँ। उन्होंने खुद ने बोला है कि वो वापस लेंगे। उन्होंने कैसी बात कर रही है? पहले ही ले लेते। लोकसभा असेंबली इलेक्शन 2022 का हम जीते थे, उसके अंदर उस सीट के ऊपर उन्होंने कहा था, उन्होंने 2022 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, जो दूसरी बार सरकार बनाई, उसमें एक सीट पे डाउट, उनको एक सीट पे इनको कंटेंशन था। ये 2022 के उस सीट के कंटेंशन के बाद में हो गए। तो भाई 2024 के लोकसभा नतीजों के पहले ये याचिका दाखिल हुई, तो आप प्रभु श्री राम के मंदिर से कैसे नहीं कर रहे हैं? ऐसा था कि जब चुनाव हम वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे तो हमने बोला था कि हम स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। ये वादा प्रधानमंत्री जी ने भी किया था।
तो हमें लगता है नैतिकता इसमें है कि जब स्टेटहुड मिल जाए तभी उस सरकार को ज्वाइन किया जाए। हमने एक रणनीतिक तौर पर और एक नीतिगत, जिसको कहते हैं मॉरल, फैसला लिया है कि जब स्टेटहुड मिल जाएगा तब हम उस सरकार को बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। हमारा वादा था कि पूर्ण स्टेटहुड का दर्जा मिले और हम आशान्वित हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी अपना वादा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर को उसकी अस्मिता लौटाएंगे। पर कांग्रेस पार्टी को आज आपने देखा हशरत क्या हो गई। उमर अब्दुल्ला जिन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था चुनाव में जीतने के बाद, उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज एन ऑनरेबल मैन, वी विल नॉट रिमूव आर्टिकल, वी विल नॉट गेट बैक आर्टिकल 370, ओनली फूलिश पीपल कैन थिंक दैट आर्टिकल 370 कैन कम बैक। और कांग्रेस पार्टी को क्या एक मंत्रालय दिया, एक मंत्रालय। यह है कांग्रेस पार्टी की आज अलायंस के अंदर हैसियत। क्या साजन जी किस तरीके से कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र में सीट दे दो? कांग्रेस तो बाहर से सपोर्ट कर दिया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी प्लांट कर रही मीडिया में कि भाई हम स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं। उनको दिया सिर्फ एक मंत्रालय इसीलिए, ये सच्ची बात है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने अपनी पार्टी का बनाया। तो यह कांग्रेस का अलायंस के अंदर स्थिति है। मुझे बताइए, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बोलिए कमेंट में। तो फिर इस वीडियो में प्रदीप भंडारी, जो पहले सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, पोलस्टर्स हुआ करते थे, जैसे टेलीविज़न में आके पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़, ये पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाला है या दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाला है, इलेक्शन में प्रेडिक्शन देते थे एक स्टैटिस्टिक्स के आधार पे। और इनकी एक एजेंसी भी हुआ करती थी, अभी भी है मेरे ख्याल से, जन की बात नाम की। तो फिर इस वीडियो में वो बात कर रहे थे हमारे एक ही बहुत फेमस सी कांग्रेस की मीडिया चीफ, आईटी सेल की चीफ सुप्रिया श्रीनेठ, जो 2019 में इलेक्शन लड़ी थी कांग्रेस के लिए महाराजगंज से, यूपी की, और हारी थी। उनका डिपॉजिट भी जब्त हो गया था। तो फिर ऐसी एक नेत्री हैं वो, और उनका इनफेमस है वो क्योंकि उनका एक डिबेट हुआ था संबित पात्रा के साथ। संबित पात्रा तो आप लोगों को पता ही होगा, एक बहुत फेमस से बीजेपी के नेता हैं। पहले नेशनल स्पोक्सपर्सन हुआ करते थे, अभी एमपी हैं, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर का ये जो हमारे जो पुरी के एमपी थे वो। और उनके साथ ये सुप्रिया श्रीनेठ का डिबेट हुआ था। उस डिबेट में इन दोनों की बहुत घमासान लड़ाई हुई थी और ये गाली देने लगी थी। और उल्टा बीजेपी के इनफेमस से जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनकी एक फ़नी बोन है, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो बहुत मजाकिया बंदे हैं। उन्होंने एक मजाकिया निकनेम लगा दिया इनके लिए, गाली वाली मैडम। और ये गाली वाली मैडम दूसरे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जैसे सुधांशु त्रिवेदी हों और अजय आलोक हों, और भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, उनके अगेंस्ट भी जाके गाली देने की एक बहुत रिस्पेक्टफुल, जो पन इंटेंडेड, बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे बीजेपी के प्रवक्ता को, खासकर इनकी। और जो भी बीजेपी की लीडर हैं संजू वर्मा, वो राजदीप सरदेसाई के शो में जाके बहुत ज़्यादा लड़ाई होता था इन दोनों का, और बहुत मजाकिया लड़ाई होता था, फ़न देखने को होता था, क्योंकि ये तो सब लोगों को, बीजेपी के लीडर्स को गाली देती रहती थी। और इस डिबेट में तो आप लोगों ने देखा होगा प्रदीप भंडारी इनको एक रियलिटी चेक दे रहे थे। जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, कांग्रेस बहुत ज़्यादा अहंकारी पार्टी है। जब भी उन लोगों को लगता है ना, वो बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं ना। जैसे 24 के लोकसभा इलेक्शन के एक तुक्का लग गया था, ये आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। उसके कारण बहुत सारे जो दलित वर्ग के जो वोटर्स हैं और ओबीसी वर्ग के वोटर्स हैं, उन्होंने बीजेपी से खटक गए और कांग्रेस को वोट दिया।
और बीजेपी का भी जो एक ये तुष्टीकरण का एक राजनीति थी, जो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ही एक सबका साथ सबका विकास बोल बोल के उनको सब कुछ दे रहा था और उनसे वोट भी एक्सपेक्ट कर रहा था बीजेपी। वो भी एक गलती किया था बीजेपी ने, उसके कारण भी बहुत सारे जो दूसरे अपर कास्ट वाले भी बीजेपी के जो वोटर्स थे, हिंदू वोटर्स थे, उन्होंने भी छिटक गए थे। इसके कारण बीजेपी का जो मार्जिन था, जो सीट का जो एक लीड था जिससे वो बहुमत में थे, वो कम होकर 240 हो गया और कांग्रेस का 99 सीट्स आ गया। खासकर यूपी के कारण हुआ था ऐसा। तो 99 के कारण इन लोगों को ये 99 280 260 70 72 लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये जीत गए इलेक्शन और ये पूरी तरह दम घोंक रहे थे, जैसे बोल रहे थे कि अभी जो ये इलेक्शन होने जा रहा था, उसके बाद ये इलेक्शन होने जा रहा था हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में। तो फिर ये बिल्कुल ऐसे धड़ल्ले से जा रहे थे, बिल्कुल बोल रहे थे कि हमारा जो सीट होगा ये बीजेपी से 3 गुना 4 गुना होगा। ऐसे बीजेपी के लोग बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे थे और बीजेपी के जो प्रवक्ता भी बोल रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार। और 400 पार का एक बैकलैश हुआ, लोगों को अच्छा नहीं लगा वो अहंकार। उन्होंने बोला कि, और बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि बीजेपी 400 पार होने वाला है तो फिर हमको वोट करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि 300 आ जाए। तो फिर ये एक और कारण था। तो फिर वो 400 पार का एक वो था। और इधर हरियाणा में कांग्रेस बोल रहा था 60-70 ऊपर जाएंगे हम, 70 ऊपर। उनकी अहंकार और बीजेपी का जो एक आरएसएस के साथ जो एक गठबंधन पहले टूट गया था, उस गठबंधन को फिर से लेके आने का। और ये जो सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, इनका तो आदत ही है कि ये जब भी इनको लगता है कि ये जीत जाती हैं और इनको सब जगह जाके झूठ बोलने की आदत है। और इस डिबेट में भी झूठ बोल रही थी और जो प्रदीप भंडारी है उन्होंने पकड़ लिया और बोला कि आप झूठ क्यों बोलती हैं इतना, क्योंकि इनका तो पूरा आदत है, इनका जो आदत है उसके कारण ही इनको शायद नया सीट मिला था। और वही आदत सब चैनल्स में जाके यही आदत बोलते हैं। और बीजेपी के प्रवक्ताओं को अब इनको फैक्ट चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि इनका तो फैक्ट्री बन चुका है, लाइंग फैक्ट्री। ये जो झूठा फैक्ट्री बीजेपी के आईटी सेल को बोलते थे ना, असली तो यही झूठ बोलती हैं और बहुत अजीबोगरीब तरीके से झूठ बोलती हैं बीजेपी के लोगों के खिलाफ। जैसे आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान खतरे में है, संविधान कभी भी खतरे में नहीं रहेगा बीजेपी के कार्यकाल में। बीजेपी ने कभी भी संविधान को एक भी अक्षर भी टच नहीं किया उसे, क्योंकि बीजेपी को एक पवित्र बुक की तरह रखता है। मैं तो बोलता हूँ कि चेंज होना चाहिए, सब बुक्स का चेंज होना एक वो है, औचित्य बनता है। हमारे रिलीजियस बुक्स हैं उसको भी हमने रिफॉर्म किया है तरीक़ों से, पर ये जो एक बुक है हमारा संविधान, उसको हम टच भी नहीं करने सकते, क्योंकि ये जो कांग्रेस की एक राजनीति है उसके कारण। और सुप्रिया श्रीनेत तो आपको पता ही होगा कि ये तो गाली गलौज देने का इनका एक तरीका रह चुका है अभी तक, और उस तरीके का बीजेपी भी ज़्यादा वो नहीं लेके पा रहा है। और जो प्रदीप भंडारी है उनके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स के तरीके से बोलते हैं और ऐसे ही बोलते रहना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा एडिशन है बीजेपी के अंदर, जैसे शहजाद पूनावाला है वैसे प्रदीप भंडारी भी है। प्रदीप भंडारी शुड डू अ वेरी गुड जॉब नाउ एंड अपोज ऑल दिस, जो भी ये यूजलेस स्टफ बोल रही हैं दूसरे चैनल्स में, दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, तो फिर उनको अपोज करना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसे और भी डिबेट्स आएंगे इनके अगेंस्ट, तो फिर हम ज़रूर रिएक्ट करेंगे। तो फिर लाइक करिए वीडियो को, ताकि हमारे वीडियो का जो रीच है सबसे ज़्यादा लोगों के पास जा सके। कमेंट करिए ताकि आपका राय पता चल सके मेरे को। शेयर करिए अपने परिवारजनों से, लोगों से, दोस्तों से, ताकि हमारा जो विचारधारा है उसका पुनरुद्धान हो और लोगों के पास जा सके। और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा जो परिवार है, चैनल का परिवार है, उसका बढ़ोतरी हो। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो सबसे पहले आप देख सकें। आगे क्या क्या होता है देखते हैं दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव एंड जय हिंद।